नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। सफलतापूर्वक नवे वर्ष में प्रवेश करने पर सभी सम्मानित खाता धारकों एवं कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करता है। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज बाजार से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर स्थित अकोल्हिया गांव के पास सिवान में पूर्व प्रधान का शव पड़ा मिला। प्रातः काल ग्रामीण जब शौच करने गए तो पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को लावारिस के रूप में अपने कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय आजमगढ़ भेज दिया। उधर जब इस बात की खबर कप्तानगंज बाजार निवासी पूर्व प्रधान त्रिवेणी उर्फ गुड्डू शुक्ल पुत्र जोगेंद्र शुक्ला के परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों में आक्रोश फैल गया। बताया जा रहा है कि 25 अगस्त की शाम से पूर्व प्रधान लापता थे। पुलिस को इसकी सूचना भी दी गई थी, गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने शव मिलते ही बिना शिनाख्त का प्रयास किए उसको आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोग आक्रोशित हो गए और कप्तानगंज बाजार में चक्का जाम करने के लिए भीड़ जुट गई। घटना की सूचना के बाद जिला मुख्यालय से एसपी ग्रामीण चिराग जैन भी मौके पर पहुंच गए थे। जब जाम की सूचना मिली तो वह मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाएं और स्थानीय पुलिस के खिलाफ जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मौत को लेकर यह कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधान की हत्या कर फेंकी गई लाश मिली है। पुलिस इसीलिए लोगों में आक्रोश न भड़क जाए इसलिए जल्दी कार्रवाई की। मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि जल्द ही जांच के बाद जो मुलजिम होगा उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। बताया जा रहा है कि मृतक के पास 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, जिसमें से एक लड़के और एक लड़की की शादी करना बाकी है। मृतक अपने पीछे अपनी पत्नी, अपनी माता और बच्चों को छोड़ गए हैं। इस घटना से कप्तानगंज बाजार के अंदर व्यापारियों में और क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। घटना कैसे घटी है यह तो एक जांच का विषय है। पुलिस अपने हिसाब से जांच में जुट गई है। देखिए, सुबह लगभग 7 बजे थाना कप्तानगंज पर एक अज्ञात शव की मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल थाना प्रभारी सीओ बुढ़नपुर और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचा गया। मौके पर बॉडी को पहचान करने की कोशिश की गई, लेकिन पहचान मौके पर नहीं हो पाई। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नियमानुसार भिजवा दिया गया। व्हाट्सएप पे और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट करने पर और बीट आरक्षियों द्वारा पूछताछ करने पर कुछ समय बाद बॉडी की शिनाख्त हुई, जिसका नाम त्रिवेणी शुक्ला के रूप में निकल के आया और ये पूर्व में प्रधान भी रहे हैं, ऐसा जानकारी मिली है। और कुछ लोगों द्वारा ये परिजनों द्वारा विशेषतर ये बात कही जा रही थी कि हम लोगों को बॉडी को नहीं दिखाया गया, ना ही हमको बताया गया। तो इस संबंध में भी जांच की जा रही है। किसी की लापरवाही होगी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम उसका किए जाने के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे की जाएगी। सर, चक्का जाम पे बैठे थे परिजन, क्या मांग थी रोड जाम करने को लेकर के? शुरुआत में कुछ परिजनों द्वारा रोड को जाम करने की कोशिश की गई, जिसमें उनकी मुख्यतः मांग ये थी कि हम लोगों को यह सूचना नहीं दी गई कि बॉडी मिली है, जबकि हम लोगों ने थाने पर पहले से ही गुमशुदगी की सूचना दी थी। इस तथ्यों के संबंध में भी जांच की जा रही है कि क्या सूचना थाने पर थी, और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे जांच के बाद उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जाम की जो समस्या थी उसको खुलवा दिया गया, पूर्ण तरह सामान्य है। किस चीज़ पे मानने ये लोग क्या मांग थी? इनकी मेन मांग जो है, जिसपे अभी माने हैं कि एसओ कप्तानगंज के विरुद्ध जो भी कार्रवाई है की जाए, और उसके अलावा 24 घंटे के अंदर जो भी मुलजिम इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, 72 घंटे रखना होता है बॉडी, अगर कोई शिनाख्त नहीं हो पाती है तो ऐसा क्या जल्दी क्यों पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया? देखिए, नियम ये है कि अगर कोई अज्ञात शव मिलता है तो उसको पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है और 72 घंटे तक पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है। जब तक पोस्टमार्टम हाउस अगर 72 घंटे में उसकी शिनाख्त नहीं होती उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाता है। शव कब मिला था? कल ही मिला था। आज सुबह 7 बजे शव की प्राप्त मिला है सब, और उसको जैसे ही शिनाख्त करने की कोशिश मौके पर की गई थी, लेकिन जब नहीं हो पाई तो लगभग 8 बजे उसको मोर्चरी भिजवा दिया गया। परिजनों ने कहा था कि कल शाम को उन्होंने मतलब गुमशुदा की रिपोर्ट वगैरह जो भी था बताया था, थाने में जाकर सूचित किया था, उसके बारे में सर क्या?
देखिए, ऐसा परिजनों द्वारा कहा गया है, तो उनसे कहा गया है कि एक एप्लीकेशन लिख के दे दें। अगर ऐसी बात रहेगी तो जो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, जिनकी भी लापरवाही रहेगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैंने ये आश्वासन उन परिजनों को भी दिया है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र में एक ही रात 2 गांवों में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। सोमवार की सुबह जब ग्रामीणों की नजर प्रतिमा पर पड़ी तो वह आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। वहीं लोकसभा लालगंज सीट से बसपा प्रत्याशी रही डॉक्टर इंदु चौधरी भी मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लगाने व आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराने में जुटी रही। अहरौला थाना क्षेत्र के भेदौरा मोलनापुर व भैंसासुर पांती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। रविवार की रात में किसी समय अराजक तत्वों ने प्रतिमा को खंडित कर दिया है। जब गांव के लोगों ने सुबह खंडित प्रतिमा देखा तो आक्रोशित हो गए। दोनों गांव के लोग अपने गांव में खंडित हुई प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। उधर प्रतिमा खंडित होने की सूचना लालगंज लोकसभा की प्रत्याशी रही डॉक्टर इंदु चौधरी को मिली तो वे भदौरा मोलनापुर गांव में पहुंचकर धरने पर बैठ गईं। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो आनन फानन पुलिस बल भी मौके पर पहुंची। पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी रही, लेकिन ग्रामीण खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा लगाने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। थानाध्यक्ष ने इसकी सूचना अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। पुलिस ग्रामीणों को समझाने में जुटी रही। अब मामला तो आपको दिख ही रहा है, अलग से क्या मामला बताएं। बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई है और कौन लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जगह की बात नहीं है। अभी मुझे लगता है 15 दिन पहले ही यहाँ महाराजगंज क्षेत्र में देवरपुर के पास में भी बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई थी। तो देखा जा रहा है कि पुलिस भी आ चुकी है, कार्रवाई क्या करती है। नई मूर्ति तो लगेगी, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिमांड रहती है। यहाँ जस्ट बगल के एक गांव में और बताया जा रहा है कि एक जगह और टूटी है मूर्ति आज ही। कहाँ पे? अच्छा, तो वहाँ के बारे में जानकारी है? नहीं, वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। अभी इसके बाद यहाँ से जाएंगे। दोनों जगह टूटी है। आप लोग क्या मांग करते हैं? पहले तो मूर्ति रिपेयर हो या नई मूर्ति लगे, उसके बाद फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। रिपेयर तो नहीं हो पाएगी, तो नई मूर्ति लगेगी। नई मूर्ति लगे और उसके बाद जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आजमगढ़ पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये फर्जी पतों पर खाता खुलवाकर ठगी करते थे। आरोपियों ने 2 करोड़ 74 लाख से अधिक की ठगी की। इनके पास से 29 खातों के ट्रांजैक्शन की डिटेल, 3 मोबाइल, 5 ATM कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। इस पूरे सिंडिकेट का गैंग लीडर दाऊद और जमीरुद्दीन है, जो कि झारखंड के जामताड़ा का है। मौके से 3 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। आजमगढ़ में साइबर क्राइम के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 25 अगस्त को साइबर थाने को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति झारखंड के जामताड़ा के साइबर अपराधियों से मिलकर फर्जी पते पर खाते खुलवाकर फर्जी मोबाइल नंबरों की फीडिंग कराकर साइबर फ्रॉड का पैसा खाते में मंगवाते हैं। पैसों को ATM कार्ड से निकालकर कमीशन का 25% कैश अपने पास रखते हैं और बाकी पैसा जामताड़ा में गैंग लीडर के अन्य बैंक खाते में भेज देते हैं। शुभम अग्रवाल ने बताया कि लोकेशन के आधार पर साइबर टीम प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय ने टीम के साथ रानी की सराय चेक पोस्ट से सोमवार को मोहम्मद फैसल और कुलदीप को अरेस्ट किया। मोहम्मद फैसल बरधा का रहने वाला है और कुलदीप गौतम निजामाबाद क्षेत्र का रहने वाला है। इनके 3 साथी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 2 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड और 29 खातों की ट्रांजैक्शन लिस्ट मिली। इन 29 खातों से 2 करोड़ 74 लाख 14,695 रुपए की ठगी की गई है। इसका पूरा लेन देन लिस्ट से क्लियर है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि हम 5 लोग मिलकर साइबर ठगी का काम करते हैं।
गैंग का लीडर दाऊद और जमीरुद्दीन अंसारी है, जो जामताड़ा झारखंड का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति जिनको पैसों की जरूरत होती है, उन्हें पैसों का लालच देते हैं। आधार कार्ड में फर्जी नाम, पता, मोबाइल नंबर फीड कराकर बैंकों में खाते खुलवाते हैं। खाता धारकों को प्रति खाता 3 से 4 हजार रुपए देते हैं। उनके एटीएम कार्ड, चेकबुक लेकर फ्रॉड के रुपए का लेन देन करते हैं। आरोपियों ने जामताड़ा गैंग के साइबर ठगों के सहयोग से देश के कई राज्यों के लोगों से ठगी की है। ये सभी साइबर ठगी से मिले रुपए आपस में बांट लेते थे। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों फैसल और कुलदीप गौतम को जेल भेजा जा रहा है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन को इंस्पेक्टर विमल प्रकाश राय, मनीष सिंह, सभाजीत मौर्य, संजय कुमार ने अंजाम दिया है। 2024 को साइबर क्राइम टीम आजमगढ़ द्वारा कुछ तकनीकी संसाधन और मैनुअल इनपुट के बेसिस पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद फैजल और दूसरे का नाम कुलदीप गौतम है। इनसे पूछताछ और बातचीत करने के बाद इन पास कुछ सामान पाया गया, जिसमें कुछ आधार कार्ड, सिम कार्ड, पैन कार्ड और अलग मोबाइल फोन्स पाए गए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि यह लोग जब किसी के द्वारा फ्रॉड किया जाता है कहीं भी, तो इनके कुछ अकाउंट्स हैं जो कि फर्जी आधार और फर्जी मोबाइल नंबर से लिंक्ड हैं। उन अकाउंट्स में पैसा आता है, जिनको आप अगर ट्रेस करेंगे तो फिर वो किसी और के ही पाए जाते हैं, और फिर इन अकाउंट से अलग अलग जगह पे विड्रॉल होता है और फिर वो पैसा जिसने एक्चुअल फ्रॉड किया होता है उसके अकाउंट में जाता है। तो जब इसकी पूरी जांच पड़ताल की गई तब यह पूरा गिरोह जामताड़ा झारखंड का पाया गया, जिस पर और भी विवेचना चल रही है। और इसमें अभी 3 लोग वांछित भी पाए गए हैं, जिसमें से एक है दाऊद और 2 और हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम टीम में एक स्पेशल टीम गठित हुई है, जिससे कि इस पर और ज़्यादा अच्छी कार्रवाई की जाए। और जो टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन था जो हमें पाया गया वो करीब 2,74,00,000 का है, जिसमें अभी तक की पूछताछ में इतना पाया गया। आजमगढ़ स्थापना दिवस पर जनपद में एक बार फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आजमगढ़ महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। आजमगढ़ के स्थापना दिवस 18 सितंबर से 5 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में प्रशासन के साथ ही तमाम संगठन के लोग जुट गए हैं। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने सोमवार को हरिऔध कला केंद्र के सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों संग बातचीत की और कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की। एडीएम वित्त राजस्व ने बताया कि 5 दिन के कार्यक्रम में प्रत्येक दिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नामी गिरामी कलाकारों को बुलाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अल्ताफ रजा समेत अन्य गायक भी हैं। लेकिन अभी इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है और यह उच्च स्तरीय बैठक में लिया जाएगा। वहीं पिछले वर्ष आजमगढ़ महोत्सव के दौरान भोजपुरी नाइट में हुई भगदड़ व दुर्व्यवस्था से सबक लेते हुए इस बार पास के दुरुपयोग, एंट्री व एग्जिट पॉइंट को लेकर कई नई व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि वह गड़बड़ी दोबारा न हो सके और भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके। एडीएम ने बताया कि क्षेत्रीय कलाकारों के लिए तहसील स्तर पर कार्यक्रम होंगे। वहां से चयनित कलाकारों को सीधे मुख्य मंच पर मौका मिलेगा। वहीं आजमगढ़ के एनआईसी वेबसाइट पर क्षेत्रीय कलाकार कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह 5 सितंबर से ऑनलाइन शुरू होगा और 10 सितंबर तक चलेगा। इसके अलावा कलाकार हार्ड कॉपी में भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। ज्यूरी का गठन कर लिया गया है। महासंग्राम की तर्ज पर क्षेत्रीय कलाकारों का चयन किया जाएगा। 9/24 से प्रारंभ होकर 22/9/24 तक चलेगा। 5 दिवसीय कार्यक्रम है और इस बार पिछली बार से बेहतर प्रोग्राम हम लोग कराएंगे और जो भी कलाकारों की सूची है वो सब फाइनल हो रही है। बाकी उच्च स्तर से अप्रूवल के उपरांत इसको आप लोग को उपलब्ध कराया। हाँ, इसमें क्षेत्रीय कलाकारों को भी बढ़ चढ़ के प्रतिभाग कराया जाएगा। इसके लिए एक महासंग्राम का भी आयोजन होगा, जो पिछली बार भी हुआ था हरिऔध में। 18 तारीख से जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हरिऔध में भी प्रोग्राम होगा और जो हमारा मुख्य मंच होगा, जो निर्धारित कार्यक्रम स्थल होगा, उस पर वो कार्यक्रम कराया जाएगा। ऑडिशन के लिए सर क्या होगा? ऑडिशन के लिए जैसे ज्यूरी का गठन हो गया है और
उसके बाद लोग अपना NIC की वेबसाइट पर 5 तारीख से फॉर्म उपलब्ध रहेंगे और जिस जिस कैटेगरीज़ में फॉर्म रहेंगे लोग उसमें जमा करते हैं। 10 तारीख उसकी लास्ट डेट रहेगी और वो चाहे तो हार्ड कॉपी में भी जमा करा सकते हैं हरिऔध में, या फिर NIC की साइट पर वो उसको अपलोड भी कर सकते हैं। बड़ी कलाकारों का कौन प्रस्तावित हो चुका है? इसमें कलाकार 5 दिन है तो 5 बड़े मेगा कलाकार आ रहे हैं जो ख्याति लब्ध कलाकार हैं, इंटरनेशनली या नेशनली जो हैं वो लोग आ रहे हैं। अभी 1-2 कलाकारों के नाम पर हम लोग ने जिलाधिकारी महोदय से वो अप्रूवल के लिए अनुमति मांगी है। उसमें से अनऑफिशियली एक अल्ताफ़ रज़ा भी हैं। देखिए, आज़मगढ़ की स्थापना 18 तारीख को हुई थी, तो ये तो एक तरीके से कि आज़मगढ़ एज अ जिला जिस दिन स्थापित हुआ उसकी खुशी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मंगल मूल लगन शोभावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। जी हाँ, जिस मंगल घड़ी की प्रतीक्षा में घर घर में उत्सव का माहौल रहा, आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई। श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में 16 कलाओं व 64 गुणों से युक्त चक्र सुदर्शनकारी विष्णु अवतारी गिरधर गोपाल की किलकारियां यहाँ गूंजने लगी। जी हाँ, आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के चौक में 400 से भी अधिक वर्ष पुराना बाके बिहारी का मंदिर है, जहाँ का दृश्य आप देख रहे हैं। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन 2 बार बनाया जाता है। एक बार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे व दूसरी बार रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त बाके बिहारी से मन की मुराद मांगता है, भगवान उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि मंदिर पर भक्तों का मेला उमड़ता है। मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की दोपहर से धूम देखने को मिली।
बाके बिहारी मंदिर की देखरेख कर रहे संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि प्रति वर्ष यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके साथ ही वर्ष में इस मंदिर में 22 उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ राधा कृष्ण के साथ राधा की 2 सखियां ललिता, विशाखा व कमल के फूल पर विराजमान बाके बिहारी हैं, जो कि दुर्लभ हैं। बिहारी जी के मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और धूमधाम से जो है एक प्रतीक रूप से जो है 12 बजे का जो है दिन में जो है एक जो है जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है। रात को पुनः जो है 12 बजे जो है बनाया जाएगा। इस समय उत्सव मनाया जाएगा जन्माष्टमी का और साथ साथ प्रसाद वितरण भी जो है होगा। शाम को जो है 8 बजे से भजन कीर्तन होगा। एक विशेष रूप की भजन संध्या जो 8 बजे से रखी गई है, जो 8 से 12 तक चलेगी। अब 12 बजे जन्म होगा। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के सौजन्य से भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा प्राइमरी स्कूल प्रांगण हरिहरपुर आजमगढ़ में आयोजित त्रिदिवसीय दिनांक 26, 27, 28 अगस्त 2024 हरिहरपुर कजरी महोत्सव 2024 का पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर हरिहरपुर बाल कलाकारों द्वारा सरस्वती वंदना व कजरी गीत तथा हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई है। इसी के साथ ही आज काजल मिश्रा व तनु मिश्रा, गोपाल मिश्र व कृष्णा मिश्र, सुश्री सृष्टि मिश्रा व मोहित मिश्र, सागर मिश्र, उमंग मिश्र व सुश्री वर्षा मिश्र, सुश्री पायल मिश्र व सुश्री शालिनी मिश्र, हर्ष मिश्र व अमन मिश्र, नितेश मिश्र व नमन मिश्र तथा प्रियांश मिश्र व दिव्यांश मिश्र द्वारा अपनी टीम के साथ कजरी महोत्सव की प्रस्तुति की गई। इसी के साथ हुनर संस्थान आजमगढ़ के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। डीआईजी वैभव कृष्ण, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ की कुल सचिव डॉक्टर सृष्टि धवन द्वारा संयुक्त रूप से कलाकारों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की कुल सचिव डॉक्टर सृष्टि धवन, डॉक्टर सीमा भारद्वाज सहित संबंधित अधिकारीगण एवं हरिहरपुर के कलाकार तथा आम जनमानस उपस्थित रहे। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र में ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी अंतर्गत क्षेत्र में 3 दुकानों का आधी रात में ताला टूटने की सूचना से हड़कंप मच गया। चोर महज कुछ मीटर की दूरी पर एक शराब, एक बियर व एक किराना की दुकान का ताला तोड़ दिए। शहर कोतवाली क्षेत्र के तकिया मोहल्ला निवासी प्रेमचंद गुप्ता पुत्र स्व राजेंद्र गुप्ता के किराना की दुकान से 14,000 रुपए नकदी, 1 बोरा दाल, 1 बोरा चावल, 2 बोरा आटा, 1 पेटी सरसों का तेल चोर उठा ले गए। किराना की दुकान से कुछ मीटर पहले स्टेडियम के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान का भी ताला तोड़ दिए। शराब की दुकान तेज बहादुर के नाम से आवंटित है। पुलिस यहां पर चोरी की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई थी। वहीं इसके बगल में ही बियर की दुकान है, जिसका भी ताला तोड़ा गया। मामले में बियर दुकान मालिक लालता सिंह निवासी बद्दोपुर शहर कोतवाली ने बताया कि उनका सेल्समैन दुकान में ही रात में रहता है। उनकी दुकान का 2 ताला तोड़ा गया, लेकिन चोरी नहीं हुई। लोगों को सुबह घटना की जानकारी हुई। सूचना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई। पुलिस पूछताछ व छानबीन में जुटी हुई थी। मौके पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी पहुंची। मामले में पीड़ितों ने थाना कोतवाली पहुंचकर घटना की तहरीर दे दी है। मामले में बियर दुकान के मालिक का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में जिले में करीब 15 से 16 शराब बियर की दुकानों में चोरी की घटना हो चुकी है।
लेकिन पुलिस के कार्रवाई न कर पाने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। सुनते हैं बियर शॉप ओनर ने क्या कहा। जी, हमारे ग्रिल का ताला तोड़ा गया है, 2 ताला तोड़ा गया है। सेल्समैन हमारा दुकान में रहता है, मेरा कोई क्षति नहीं हुआ है। किस चीज़ की आपकी शॉप है? बियर की शॉप है हमारी ब्रह्म स्थान पे। कुछ गायब भी हुआ आपकी दुकान? नहीं, हमारी दुकान से कुछ गायब नहीं हुआ है। लगातार ये शराब की दुकानों पे मुझको लग रहा है 14वीं या 15वीं घटना हुई है सर। इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। काफ़ी परेशान है हम सारे अनुव्यापी और शराब की दुकानों पे लगातार चोरियां हो रही हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना की जा रही है शराब दुकानों। अधिकारियों से आपने कभी मिला? जी, हम लोग गए हुए थे, जाके कोतवाल साहब से भी मुलाकात हुई थी, एसपी साहब से भी मुलाकात हुई। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और आए दिन ये चोरियाँ हो रही हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं इस पर उचित कार्रवाई की जाए, जो वारदात की है वो उनको पकड़ा जाए। आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के लखनऊपुर गांव के पास रविवार की शाम एक बाइक पर सवार 3 मनबड़ों ने अधेड़ को गोली मार दिया। कंधे में गोली लगने से घायल हुए अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गोली से घायल हुआ सुरेश यादव उम्र 50 वर्ष कप्तानगंज थाने के हरैया गांव के निवासी है। घटना के संबंध में हरिराम यादव ने बताया कि सुरेश के घर से थोड़ी दूर नीम का पेड़ स्थित है। 3-4 दिन पहले नीम की एक डाल टूटकर गिर गई थी, जिसे उठाकर सुरेश घर ला रहे थे। यह बात उनके विपक्षी को नागवार लगी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और सुरेश को पकड़कर थाने लाई और शांति भंग की धारा में उसका चालान कर दी। हरिराम ने बताया कि वह शनिवार को तहसील सच सुरेश की जमानत कराकर घर लाए। रविवार को सुरेश बाजार गए थे। घर लौटते समय जैसे ही लखनऊपुर के पास पहुंचे कि एक बाइक पर सवार होकर विपक्ष के 3 लोग मौके पर पहुंचे। सुरेश की विक्की रोकवा कर उसे गोली मार दिए। सुरेश घायल होकर जमीन पर गिर गए, जबकि हमलावर फरार हो गए। हरिराम ने खून से लथपथ सुरेश को अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही घटनाक्रम से पुलिस को अवगत कराया। घायल सुरेश का इलाज चल रहा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और दबिश दे रही। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील सगड़ी के अंतर्गत महुला गढ़वल बांध, बदरहुआ नाला, हाजीपुर बाढ़ चौकी तथा गांगेपुर के साथ बाढ़ चौकी पर स्थापित हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि घाघरा नदी में बाढ़ आने से लगभग 17 ग्रामों की लगभग 14,000 आबादी प्रभावित है। किसी भी घर में अभी पानी नहीं गया है, केवल आवागमन बाधित हुआ है। उन लोगों के आवागमन के लिए नाव उपलब्ध कराई गई है। आवश्यकता अनुसार हर जगह नाव उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनमानस की सहायता हेतु पीएसी की बाढ़ कंपनी भी यहां पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर एंटीवेनम एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी लिया तथा निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में एंटीवेनम एवं अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्लोरीन की गोलियों का वितरण किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारा, भूसा आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा सभी पशुओं का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को निर्देशित किया कि बाढ़ से बचाव हेतु जो भी गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं ससमय सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, उप जिलाधिकारी सगड़ी, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 17 ग्रामों की आबादी बाढ़ से घिरी हुई है। किसी के घर में अभी पानी नहीं गया है, किंतु आवागमन के जो रास्ते हैं वो बाधित हैं और लगभग 9-10 हज़ार व्यक्ति होंगे जिनको जो बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं।
और उनको हम लोग जो नावें हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं आवागमन की। हमारे पास PSC की बाढ़ कंपनी भी है, उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया। अभी विस्थापित होने की स्थिति तो नहीं? अभी नहीं है, विस्थापित होने की स्थिति नहीं। अभी लोगों के घर में पानी नहीं है। गांव में जो घिरे हैं लोग, उनके पानी के स्वच्छ पानी और वो सबकी व्यवस्था, उनका क्योंकि अभी वहाँ पे आबादी में पानी नहीं गया है तो उनका जो पेयजल है की प्रॉपर व्यवस्था वहाँ ऑलरेडी है। और जो राहत और जो मेडिकल की जो आवश्यक व्यवस्था है वो वहाँ पे। कितनी नाव चलाई जा रही है? अभी 50 नावें चल रही हैं। जहाँ भी जितनी आवश्यकता होगी हमारे पास समुचित नावें हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय हैं। संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को क्या निर्देश दिया जा रहा है आपकी तरफ से? बाढ़ राहत के जो आवश्यक निर्देश हैं, जो SOP है उनको फॉलो किया जाए। जो हमारी आबादी प्रभावित है वहाँ पर मेडिकल की सुविधाएँ हों, जो पशु हैं उनके लिए चारे की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएँ हो रही हैं। अभी लगभग 10 दिन पूर्व निजामाबाद तहसील के सीधा सुल्तानपुर गांव की नट बस्ती में डिप्थीरिया से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। कई दिन तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेरा डाले रहा। अब निजामाबाद के ही फरिहा गांव में 1 सप्ताह के अंदर 2 बच्चों की डिप्थीरिया से मौत हो गई। 2 बच्चों की हालत गंभीर है। एक बच्चे का इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। दूसरे बच्चे को सरायमीर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही CMO अशोक कुमार के निर्देश पर डॉक्टर मनीष तिवारी के नेतृत्व में 15 चिकित्सकों की टीम पहुंच गई है। 4 टोलियों में चिकित्सक गांव में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज और टीकाकरण कर रहे हैं। 1 सप्ताह पूर्व अब्दुर्रहमान के 7 वर्षीय पुत्र आरिज की डिप्थीरिया बीमारी से मौत हो गई थी। रविवार को मोहम्मद अजीम की 10 वर्षीय पुत्री उम्मेहानी की भी मौत हो गई, जबकि नदीम 6 वर्षीय पुत्री अलीना पुत्री और उमर मुस्ताक के 6 वर्ष के पुत्र जाद का उपचार वाराणसी और सरायमीर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उधर इस बीमारी से गांव में दहशत है। ग्राम प्रधान अबू बकर खान ने बताया कि रविवार सुबह लगभग 10 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। गांव में घर घर जाकर टीकाकरण करवाया जा रहा है। अभी तक 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जिनमें खांसी व बुखार के लक्षण दिख रहे हैं, उनका टीकाकरण कर उपचार किया गया है। देखिए, जैसे हमको सूचना मिली कि यहाँ पे कल ही हमको सूचना मिली थी कि एक बच्ची परेशान है। हम लोग तुरंत तत्पर काम किए, बच्ची को PSC पे ले गया गया। वहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी इंस्पेक्शन करने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और मेडिकल कॉलेज से शायद वहाँ पे बच्ची का रात में 4 बजे उसके में आज हम लोग यहाँ पे कैंपेन किए हुए हैं। सारे जो भी बच्चे हैं 0 से 1 बच्चे जिनको टीका नहीं लगा उनको पेंटा, और 1 से 7 साल के बच्चे जिनको नहीं लगा है उनको DPT लगा रहे हैं, और 7 साल से ऊपर के बच्चों को TD लगा रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। एक्टिव केस सर्चिंग हो रही है। आपके नेतृत्व सर अभी तक कितने बच्चों को सर ये टीका लगाया होगा? अभी तक हम यहाँ पे 8 बच्चों को अभी तक सर्च कर लिए हैं। अभी और सर्च जारी है। हमारी पूरी टीम पूरे मोहल्ले में घूम रही है। सर गला घोटू जो बीमारी से इसका लक्षण क्या है? लोग पास अगर जैसे किसी के अंदर है जो अंदाजा नहीं लगता, इसका लक्षण क्या है? देखिए, इसका प्राइमरी लक्षण जो है बुखार आता है, गले में इरिटेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये प्राइमरी लक्षण है। किसी को अगर ऐसे किसी भी बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम हो तुरंत इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि ये 2 से 3 दिन में फैल जाती है बहुत तेज, इसलिए प्राइमरी स्टेज पे इसका इन्फॉर्मेशन मिलना और त्वरित ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है। सूचना मिली थी कि एक बच्ची बीमार है। कल तो स्पेशल कैंप लगा के, जैसे हर बुधवार शनिवार को टीकाकरण होता है यहाँ पे, लेकिन कल स्पेशल रोड वाले इलाके पे सड़क पे स्पेशल कैंप लगा के टीकाकरण किया गया। तो उस बच्ची को पता चला कि जो बीमार जो एक्सपायर हुई है उसको तुरंत PSC भेजा गया और वहाँ से रिफ़र कर दिया गया मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज से फिर उनको रात में रिफ़र BHU किया गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो पूरी टीम यहाँ आज PSC रानी की सराय की मौजूद है। आज पूरे गांव में टीकाकरण होगा, हर मोहल्ले में। अभी तक तकरीबन कितना टीकाकरण हुआ और कितने बच्चों का? यहाँ अभी तक कम से कम 10 बच्चों को चेक कर दिया गया है। टीकाकरण शुरू। ये टीकाकरण अभियान पूरे फरिया ग्राम सभा में चलेगा? पूरे फरिया में, हर मोहल्ले में जी। स्पेशली नहीं तो महीने में 8 दिन तो होता ही है जी जी। लेकिन इस गला घोटू बीमारी को देखते हुए कुछ ज़्यादा एक्टिव हुआ। ठीक।
निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़।